प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करी थी और आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर। ये रैंक नलिटी थ्योरम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके कई जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो कंपटीशन एग्जाम में, फॉर एग्जांपल गेट, नेट या आईआईटी जैम में पूछा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो 2 से 3 लेक्चर में हम लोग ये रैंक नलिटी थ्योरम वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थ्योरम आज हम लोग देख लेंगे कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है और एक थ्योरम उसके साथ में जो और है जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको भी हम लोग देख लेंगे। हमारा फोकस दोनों चीज़ों के ऊपर है कि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी प्रिपेयर हो और कंपटीशन एग्जाम भी प्रिपेयर हो। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा थॉरो जाने की, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम्स के प्रूफ को यहाँ पर बोर्ड पर कंप्लीट कराने की, ताकि आपकी एक अप्रोच बनने लगे। तो हम लोग आए रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेसिकली। तो लेट्स इन 2 टॉपिक्स को पहले समझते हैं कि रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, ये हम लोग समझेंगे सबसे पहले, है ना। थ्योरम के ऊपर आने से पहले ये 2 चीज़ें, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मान लीजिए बच्चों कि आपके पास में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T जो कि U से V वेक्टर स्पेस में है। तो आप ये जानते हैं कि इस TU की जो भी इमेज होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ T कहते हैं, ठीक है ना। आई रिपीट, जो भी इस U की T इमेज होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ T कहते हैं। और ये जो रेंज ऑफ T होता है ये क्या होता है, ये सबसेट होता है V का, एक तरह से देखा जाए तो। और हम ये भी समझ चुके हैं कि ये जो RT होता है बेसिकली ये सब स्पेस होता है, यानी कि दिस इज द वेक्टर सब स्पेस होता है। अब अगर ये वेक्टर सब स्पेस होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये और ये U और V बेसिकली ये दोनों ही फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए है ये थ्योरम। तो अगर U और V दोनों ही फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि RT जो कि इसका एक सब स्पेस है तो उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। सब स्पेस है तो उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन तो होगा, नो डाउट V से कम होगा लेकिन कुछ तो होगा। तो जो रैंक ऑफ T है बच्चों, रैंक ऑफ T जिसको कि हम लोग रो ऑफ T से डिनोट करते हैं, तो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज इक्वल्स टू रो T, ये उसका सिंबल है। दिस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RT, यानी कि जो रेंज होती है T की, उस रेंज जो कि एक सब स्पेस है उसका जो भी डायमेंशन होता है उसी को ही हम लोग रैंक ऑफ T कहते हैं। आई रिपीट, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रैंक ऑफ T कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात यह है कि भाई आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लिया है तो आप लोगों ने यह भी पढ़ा है कि कर्नेल ऑफ T एक चीज होती है जिसको कि हम लोग कर्नेल ऑफ T से डिनोट करते हैं, या इस कर्नेल ऑफ T को हम लोग एक दूसरे नाम नल स्पेस से भी जानते हैं। किससे जानते हैं, नल स्पेस से भी जानते हैं, जिसको कि हम लोग NT से डिनोट करते हैं। तो ये जो नल स्पेस होता है बेसिकली, या कर्नेल ऑफ T कह लीजिए या नल स्पेस कह लीजिए, दिस इज द सबसेट ऑफ U। और बेसिकली ये अपने आप में सबसेट नहीं होता है, ये भी एक सब स्पेस होता है। क्या होता है, एक सब स्पेस होता है, वेक्टर सब स्पेस होता है, लेकिन किसका होता है, U का होता है। तो अगर U एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब ये हो गया कि कर्नेल ऑफ T या जो नल स्पेस है, नल स्पेस ऑफ T है, ये भी अपने आप में क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। जैसा कि यहां पर हम लोगों ने समझा था कि RT भी एक फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस होगा। तो भाई इसका भी, ये भी एक फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस होगा और इसकी भी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी। सो जो नलिटी ऑफ T है, नलिटी ऑफ T यानी कि नलिटी ऑफ T को हम लोग डिनोट करते हैं
दिस इज इक्वल्स टू, नॉर्मली इसको कभी कभी v ऑफ t से भी डिनोट किया जाता है ना, और दिस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ nt, यानी कि जो भी नल स्पेस का डायमेंशन होता है उसी को ही हम नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप इस बात की ओर कि एक रेंज स्पेस जो है वो इसका सब स्पेस है, उसका जो डायमेंशन है उसको हम लोग कहते हैं रैंक ऑफ टी, और एक सब स्पेस है इसका जो कि नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी है, उसकी जो डायमेंशन होती है उसको हम लोग कहते हैं नलिटी ऑफ टी। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स थे किसके, एक था रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का और एक था नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी जो नलिटी वर्ड आए ना तो उसके साथ में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि नलिटी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, रैंक जो होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, और जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो दो वेक्टर स्पेस भी होंगे, एक डोमेन और एक कोडोमेन के फॉर्म में। तो ये तो था बच्चों बेसिक्स, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट जब हम लोग लिखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि हम करना क्या वाले हैं और हमें कैसे क्या करना है आगे, और हमारा मेन उद्देश्य जो होता है वो हमें पता होना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। उसमें ये जो बेसिक्स की ज़रूरत थी वो मैंने आपको बताया। अब डायरेक्ट आते हैं थ्योरम के ऊपर। नाउ बच्चों अब आते हैं थ्योरम के ऊपर। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लेते हैं, लेट T such that u to v be a linear transformation from u into v, u and v are finite dimensional vector spaces, ठीक है ना। दोनों ही u और v फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं, और t जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v पर। देन रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u। ये हम लोगों को प्रूव करना है बेसिकली कि रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ u के बराबर होता है। तो दिस इज कॉल्ड द रैंक नलिटी थ्योरम। कभी कभी ये सिंपल रैंक और नलिटी रिलेशन जो शिप है उसको ही बेसिकली रैंक नलिटी थ्योरम कहा जाता है। तो ये तो हो गया बच्चों रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। अब आपको इसमें पता है कि नलिटी ऑफ टी क्या होता है और रैंक ऑफ टी क्या होता है, इससे आप परिचित हैं बेसिकली। तो लेट्स मूव टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। नाउ अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। भाई प्रूफ में हम लोगों को इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसकी यानी कि डायमेंशन की। तो शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे, लेट टी सच दैट u टू v बी आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, बी आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड NT का मतलब आप जानते ही हैं, NT के अंदर वो अल्फाज रहेंगे U के सच दैट जिनकी कि T इमेज बराबर क्या हो, 0' हो। और 0' बेसिकली क्या है, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट या जीरो वेक्टर ऑफ V वेक्टर स्पेस। और रेंज ऑफ T भी आप लोग जानते हैं कि RT का मतलब क्या होता है, इसके अंदर वो बीटाज होते हैं V के सच दैट जो T अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो, वेयर फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू U, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि RT जो है बेसिकली क्या है, इट इज द सबसेट या सब स्पेस ऑफ V, जहां पर जो बीटा होता है वो किसी ना किसी अल्फा जो कि U का एलिमेंट है उसकी एक इमेज होती है, T इमेज होती है, वो रेंज ऑफ T कहलाता है। तो बेसिकली ये सबसेट हो गया किसका, V का, और ये सबसेट हो गया U का, ठीक है। अब इन दोनों के जो डायमेंशन है उनका जो सम है वो डायमेंशन ऑफ U के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ से, लेट
डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल्स टू n. लेट डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल्स टू n, जो कि क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है. लेट डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल्स टू n, दैट इज u इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. ठीक है ना, मतलब कि जो u है वो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है. सो डायमेंशनल स्पेस है. सिंस NT इज, यानी कि जो नल स्पेस है NT इज सब स्पेस ऑफ u, so it is also finite dimensional. ठीक है ना, it is also finite dimensional. इसका मतलब ये हो गया कि भाई u जो है वो एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और जो NT है उसका सब स्पेस है. तो इसका मतलब ये हो गया कि u भी जो इसका मतलब ये हो गया, सो इट इज ऑल्सो फाइनाइट डायमेंशनल. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो NT है वो भी क्या होगा, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा. लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डैश डैश अल्फा के इज बेसिस ऑफ NT. हम ऐसा मान लेते हैं कि जो NT का बेसिस है वो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा के है. दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ NT इज इक्वल्स टू k, क्योंकि उसके बेसिस में k एलिमेंट्स हैं. दैट्स वाई उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, k. नाउ बाय एक्सटेंशन थ्योरम इस सेट को एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं S से. ठीक है ना, इस सेट को S मान लेते हैं. बाय एक्सटेंशन थ्योरम S कैन बी एक्सटेंडेड एज बेसिस फॉर U. भाई एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी वेक्टर स्पेस के किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करके आप उसका बेसिस बना सकते हैं. तो अब ये जो आपने सेट लिया है ये NT का बेसिस है, मतलब अपने आप में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है. तो इसको आप एक्सटेंड करके क्या कर सकते हैं, आप U का बेसिस बना सकते हैं. ठीक, फॉर U लेट S डैश इज इक्वल्स टू अल्फा 1, अल्फा 2 डैश डैश अल्फा के प्लस 1 एंड डैश अल्फा n बी द बेसिस ऑफ U. हमने मान लिया एक्सटेंड करने के बाद में कि उसमें जब n एलिमेंट्स हो जाते हैं तो वो बेसिस बन जाता है किसका, U का बेसिस बन जाता है. ध्यान रखिएगा, अभी सब हम केवल अपनी मर्जी से मान रहे हैं, हमने कुछ करा नहीं है अभी तक. ठीक, तो भाई ये जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिस बन गया किसका, U का. इसका मतलब ये हो गया कि U के किसी भी एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है. और उसी तरह अगर कोई NT के अंदर एलिमेंट है तो उसको इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है. ये बेसिस की खासियत होती है क्योंकि वो उस सेट को जनरेट भी करते हैं. सो नाउ ये तो हो गया हमारे पास S डैश जिसके अंदर की n एलिमेंट्स हैं. ठीक है ना, क्लियरली ध्यान दीजिएगा, क्लियरली T अल्फा 1 कॉमा T अल्फा 2 कॉमा डैश डैश T अल्फा k and dash dash T alpha n is a subset of RT. नो डाउट ये जो सेट होगा भाई, ये सारे एलिमेंट जो हैं वो U के हैं, है ना. और ये इनकी जो T इमेजेस आएंगी वो सारी इमेजेस कहाँ पर होंगी, रेंज ऑफ T में होगी. ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कुल मिलाकर ये कितने एलिमेंट्स हैं, ये n एलिमेंट्स हैं, जिसमें से K जो एलिमेंट्स हैं वो किसका बेसिस है, वो है NT का बेसिस.
मतलब जो थ्योरम है उसमें ये जो वैल्यू है, अगर आप ध्यान दें तो ये हमारे पास में k है, ये हमारे पास में n है, ठीक है। तो इसमें हमको प्रूफ करना है कि ये रैंक ऑफ टी जो है वो n माइनस के है। कितनी है रैंक ऑफ टी? n माइनस के है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सेट में से जो n माइनस के एलिमेंट्स हैं, इस टी के आगे के जो एलिमेंट्स हैं वो R2 के लिए बेसिस का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वी विल शो दैट, हम दिखाएंगे, शो दैट एलिमेंट्स टी अल्फा के प्लस 1 कॉमा टी अल्फा के प्लस 2 डैश डैश टी अल्फा एन, ठीक। कुल मिलाकर ये कितने एलिमेंट्स हैं? k माइनस एन एलिमेंट्स हैं। टोटल n में से k हटा दिए तो ये आ गया n माइनस k एलिमेंट्स। तो वी विल शो दैट एलिमेंट्स आर फॉर्म basis for RT, मतलब कि जो रेंज ऑफ T है उसके लिए ये जो एलिमेंट्स है n माइनस के एलिमेंट्स, ये किसका काम करते हैं? बेसिस का काम करते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें दिखानी होगी। एक तो दिखाना होगा कि जो ये जो एलिमेंट्स हैं ये जनरेट करते हैं किसको? RT को। और ये दूसरी चीज़ हमें ये दिखानी होगी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो लेट्स मूव टू शो दीज टू थिंग्स वन बाय वन। यहां तक की पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर है? आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा कि हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं। भाई सबसे पहले जो हमने प्रूफ करना था उसके लिए हमने जो एक पृष्ठभूमि बनाई वो इस तरह से थी कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया u से v में, nt की डेफिनेशन लिखी, rt की लिखी, फिर मान लिया डायमेंशन ऑफ u बराबर n है। u क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था तो जो nt है वो भी क्योंकि u का सब स्पेस है इसलिए वो भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, सब स्पेस होगा। मान लिया कि उसका बेसिस में k एलिमेंट्स हैं। अब डायमेंशन ऑफ nt इज इक्वल टू क्या आ गया? k आ गया। नाउ बाय एक्सटेंशन थ्योरम s कैन बी एक्सटेंडेड एज अ बेसिस फॉर u। मान लिया कि s डैश बराबर जिसमें कि n एलिमेंट्स एक्सटेंड करके हमने कर दिए हैं वो एक बेसिस है u का। तो क्लियरली इस सेट की जो इमेज होगी वो कहाँ पर होगी? RT में होगी। हम ये दिखाएंगे कि इन एलिमेंट्स में से जो n माइनस के एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो बेसिस है किसके लिए? RT के लिए। सो आइए हम लोग इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो आइए ज़रा पहले हम लोग ये दिखाएंगे, फर्स्ट वी शो T linear span of T alpha k plus 1 comma dash dash T alpha n is equals to what? It is equals to हमें RT। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका जो लीनियर स्पैन है वो RT के बराबर है, मतलब कि ये RT को जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब RT के हर एक एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, ये हम लोग दिखाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लेट एनी बीटा बिलोंग्स टू RT। मान लिया हमने कि कोई बीटा है जो कि RT के अंदर है, देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू U सच दैट बीटा इज इक्वल्स टू T अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई एक अल्फा U के अंदर जरूर होगा जो कि जिसकी की T इमेज बीटा के बराबर होगी, ठीक है ना। सिंस अल्फा बिलोंग्स टू U, सो अल्फा इज इक्वल्स टू A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n, ठीक है ना, AN अल्फा n, ठीक। मतलब कि भाई अल्फा क्योंकि U का एलिमेंट है और U का एक बेसिस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा को उस बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। सो दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू T ऑफ, इसको अब थोड़ा हम लोग इस तरह से लिखेंगे, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2
प्लस डैश डैश ए के अल्फ़ा के प्लस ए के प्लस 1 अल्फ़ा के प्लस 1 प्लस डैश डैश ए एन अल्फ़ा एन। भाई बेसिस में तो ये सारे एलिमेंट्स हैं ना, एल एलिमेंट्स, तो उनको इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया है। अब टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a1 t अल्फ़ा 1 प्लस a2 t अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश यहाँ पर a के t अल्फ़ा के, ठीक है ना। नाउ प्लस a के प्लस 1 t अल्फ़ा के प्लस 1, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग लिख सकते हैं ए एन प्लस करके ए एन और टी अल्फ़ा एन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू अब लुक एट दैट कि ये जो अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा के है, ये बेसिकली क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं एंटी के, मतलब कि उसका बेसिस है तो उसी के अंदर होगा ना। और कोई भी एलिमेंट जो एंटी के अंदर होता है उसकी जो टी इमेज होती है वो 0 डैश के बराबर होती है। मतलब ये 0 डैश, ये भी 0 डैश, ये भी 0 डैश, इट मीन्स ये वाले एलिमेंट्स तो हमारे किसी काम के नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन भी कर देते हैं। सिंस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा के आर बेसिस element of NT, so T alpha I is equals to 0 dash for all I is equals to 1 dash dash k तक, यानी कि जितने भी ये अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा k तक हैं उनकी टी इमेजेस क्या होगी, 0 डैश के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल्स टू, ये दोनों साइड से चलेगा और है ना, इफ एंड ओनली इफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी, इसका मतलब ये हो गया a1 इंटू 0 डैश प्लस a2 इंटू 0 डैश प्लस डैश डैश a के इंटू 0 डैश प्लस, अब ये आगे के 0 नहीं होंगे, a के प्लस 1 t अल्फ़ा के प्लस 1, ठीक है ना, एन प्लस डैश डैश a n t अल्फ़ा n, ठीक। अब भाई ये आप लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी में भी पढ़ रखा है और वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी में भी पढ़ रखा है कि जीरो वेक्टर का किसी भी स्केलर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये सब तो जीरो कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीटा इज इक्वल्स टू आ गया ए के, सॉरी ये तो जीरो है, ए के प्लस 1 टी अल्फ़ा के प्लस 1 प्लस डैश डैश ए एन टी अल्फ़ा एन। इसका मतलब कि ये जो बीटा एलिमेंट, ये बीटा एलिमेंट किसका एलिमेंट था, आर टी का। आपने उस बीटा एलिमेंट को टी एल के प्लस 1 से लेके टी अल्फ़ा एन, इन टी अल्फ़ा के प्लस 1 टी अल्फ़ा एन, इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेक्टर्स हैं जो कि आर टी के हैं बेसिकली, ये इसके हर एक एलिमेंट को जनरेट कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हो गया, दिस मीन्स दैट के एनी बीटा बिलोंग्स टू आर टी कैन बी expressed as linear combination of elements t alpha k plus 1 comma t alpha k plus 2 dash dash t alpha n, मतलब इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। सो दिस मीन्स दैट के एलिमेंट्स टी अल्फा के प्लस 1 से लेकर टी अल्फा एन स्पैन आर टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आर टी को क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। सो ये तो एक काम हो गया कि आपने ये दिखा दिया
कि ये जो वेक्टर्स हैं ये RT को जनरेट कर रहे हैं, यानी एक काम तो हो गया बेसिस की दिशा में। अब अगला काम बचा है कि हम ये दिखाएं कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। तो आइए अब ये सेकंड वाला काम करते हैं। नाउ सेकंड है ना, सेकंड वी शो दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब हम ये दिखाएंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए लेट देयर एग्जिस्ट, अब भाई ये k+1 से n तक है, तो आप जो स्केलर्स हैं वो इसी क्रम में ले लीजिएगा तो आपको थोड़ी आसानी होगी। तो हम ले लेते हैं लेट देयर एग्जिस्ट k+1, k+2, ak+ या an belongs to f such that, इस प्रकार होंगे कि ak+1 t alpha k+1 प्लस ak+2 t alpha k+2 प्लस डैश डैश an t alpha n इज इक्वल्स टू 0 डैश। ठीक, मतलब कि आपने क्या किया कि उन सभी एलिमेंट्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन था उसको इक्वल टू 0 कर दिया। अब आपको बस ये दिखाना है कि ये सारे स्केलर्स 0 होंगे। अब नाउ क्योंकि t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट t ब्रैकेट ak+1 और अल्फा k+1 कॉमा ak+2 अल्फा k+2 डैश 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 an और अल्फा n इज इक्वल्स टू 0 डैश। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए यहाँ से हम यहाँ पर भी आ सकते हैं, मतलब कि t को बाहर कर दिया और इसको इस तरह से लिख दिया, क्योंकि जब t को आप इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, है ना। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक एलिमेंट है और इसकी t इमेज जो है वो इक्वल टू 0 डैश है। तो किसी भी एलिमेंट की अगर t इमेज 0 डैश हो तो वो एलिमेंट कहाँ पर होता है, बेसिकली एंटी के अंदर, यानी कर्नेल या नल स्पेस के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एलिमेंट, सो दिस इंप्लाइज ak+1 अल्फा k+1 प्लस डैश डैश an अल्फा n बिलोंग्स टू nt, ठीक है ना, क्योंकि इस एलिमेंट की इमेज 0 डैश के बराबर आ रही थी। अब ये एलिमेंट nt के अंदर है और nt भी एक फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है और उसका एक बेसिस भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एलिमेंट को उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा दिस इंप्लाइज दैट एलिमेंट a k+1 अल्फा k+1 प्लस डैश डैश an अल्फा n can be expressed as linear combination of basis of nt, यानी कि nt के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी आप इस एलिमेंट को लिख सकते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट कि ak+1 अल्फा k+1 प्लस डैश डैश an अल्फा n इज इक्वल्स टू c1 अल्फा 1 c2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश ck अल्फा k फॉर c1 c2 डैश डैश ck बिलोंग्स टू f। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एलिमेंट को, इसको पूरे को एक एलिमेंट मान के चलिए जो कि nt का था, तो इसका मतलब इस एलिमेंट को इस nt के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। नाउ लुक एट दैट, दिस इंप्लाइज दैट माइनस c1 अल्फा 1 माइनस c2 अल्फा 2 से लेकर माइनस डैश 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 माइनस ck अल्फा k और प्लस, look at that, this is ak+1 and alpha k+1 plus dash dash an alpha n बराबर 0।
अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल्स टू 0, मतलब इसको उठाकर सबको आप इधर ले आए। अब आप इनको ध्यान से देखिए कि ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के प्लस 1 से लेके अल्फा n, कुल मिला के ये n अल्फाज हैं, और ये इन सब का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अब ये जो स्केलर्स हैं इनकी क्या स्थिति होगी, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो अल्फाज हैं सारे ये बेसिस हैं u के, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे फिर। सो आप यहाँ पे लिखिएगा सिंस अल्फा 1, अल्फा 2 डैश डैश अल्फा k डैश डैश अल्फा n आर बेसिस ऑफ u, so they are linearly independent, so they are linearly independent। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो होंगे, ये सारे जो वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट c1 इज इक्वल्स टू c2 डैश डैश इज इक्वल्स टू ck इज इक्वल्स टू 0, ये भी सारे 0 होंगे, और ak प्लस 1 इज इक्वल्स टू ak प्लस 2 इज इक्वल्स टू डैश डैश इज इक्वल्स टू an, ये भी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जैसे ही आप ये कह देते हो कि भाई ये 0 हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट कि t अल्फा k प्लस 1 कॉमा t अल्फा k प्लस 2 एंड डैश डैश t अल्फा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जैसे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दीज आर फॉर्म बेसिस ऑफ RT। तो जैसे ही आप ये कहेंगे कि भाई ये RT का बेसिस बनाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ RT कितना हो गया, डायमेंशन ऑफ RT बराबर हो गया n माइनस के। n माइनस के क्यों हो गया, क्योंकि RT को n माइनस के वेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं, ये tk प्लस 1 tk प्लस 2 से लेके tn तक, जो कि बेसिकली क्या थे, उस अल्फा में से जो जो k वेक्टर्स थे उनको हटाने के बाद जो वेक्टर्स बचे थे उनकी इमेजेस हैं बेसिकली ये, तो ये n माइनस के वेक्टर्स हैं और ये जनरेट कर रहे हैं। तो इससे क्या दिखा कि डायमेंशन ऑफ RT बराबर क्या हो गया, n माइनस के हो गया। और जैसे ही आप ये कह देते हैं कि डायमेंशन ऑफ RT बराबर n माइनस के, तो डायमेंशन ऑफ RT का मतलब क्या होता है, बेसिकली डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल्स टू n माइनस के, और जो आपको प्रूफ करना था वो आपका काम हो गया। कैसे हो गया, डायमेंशन ऑफ RT बराबर n माइनस के आ गया। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट कि रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इज इक्वल्स टू, रैंक ऑफ T का मतलब क्या होता है, रैंक ऑफ T का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ RT, ये रैंक डायमेंशन ऑफ RT, ये रैंक ऑफ T का मतलब होता है। इसका मतलब होता है डायमेंशन ऑफ NT, यानी कि नल स्पेस का डायमेंशन। अब डायमेंशन ऑफ RT अभी आपने निकाला कि सर दिस इज इक्वल्स टू n माइनस के, और डायमेंशन ऑफ NT यानी कि NT के डायमेंशन या बेसिस में एलिमेंट्स कितने थे, k एलिमेंट्स थे, तो ये आ गया प्लस के, ये दोनों कट जाएगा, आ गया n, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है डायमेंशन ऑफ u के। तो यही आपको बेसिकली क्या करना था, प्रूफ करना था इसमें। तो इस तरह से आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम को यहाँ पर प्रूफ किया। सो आई होप कि ये प्रूफ जो है आपको समझ में आया होगा और कोई डाउट आपको इसमें नहीं रहा होगा। मेन चीज़ ये है कि जो आपको प्रूफ करना था उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक, आप वो क्रम ध्यान रखिए तो आप आसानी से किसी भी थ्योरम को आसानी से समझ पाएंगे और उसको लिख भी पाएंगे। 3 चीज़ें आपको इसमें दिखानी थी, 2 चीज़ों को आपने माना और तीसरी चीज़ को आपने दिखा दिया। आपने नलिटी ऑफ टी यानी कि जो डायमेंशन ऑफ टी बनाने की का काम था वो आपने शुरुआत में ही कर लिया, मतलब कि आपने उसका बेसिस मान लिया, फिर उसको एक्सटेंड करके यू का बेसिस बना दिया, और फिर यू और एन के जो बेसिस
के एलिमेंट्स में कॉमन थे उनको हटाते हुए जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे उनकी इमेजेस को आपने ये दिखा दिया कि वो आरटी को जनरेट कर रहे हैं, तो आपका काम हो गया, आसानी से रैंक नलिटी थ्योरम प्रूफ हो गई। हम आने वाले वीडियो लेक्चर में रैंक नलिटी थ्योरम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, एंड देन उसके अगले लेक्चर में हम रैंक नलिटी थ्योरम के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।